हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास में आप लोगों ने किया बच्चों एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड कहां एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में आपने 10-12 पॉइंट्स पढ़े जहां से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं बच्चे। गाइस, उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, तो वो शो करता है इनवर्स रिलेशन ओनली। लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड टेल अस अबाउट डायरेक्शंस ओनली, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कौन से डायरेक्शन में जाएगी। मींस प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगी सर, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, और प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगी। इतना हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट शो द मैग्नीट्यूड, कितना रिस्पॉन्स डिमांड में आया कितने प्राइस के चेंज होने से, ये लॉ ऑफ डिमांड शो नहीं करता बच्चे। इसीलिए हम लोगों ने बोला लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हमारा है मूवमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यूज भी बनेंगे, समझ में आएगा अच्छे से आपको देखना। और जब आप मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व टॉपिक कर रहे होते हैं, आपको डिमांड के फैक्टर्स यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑन टिप्स पता होने चाहिए बच्चों, क्योंकि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के रीजन अलग है, शिफ्ट इन डिमांड के रीजन अलग है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिनके दो और ऑल्टरनेटिव नेम है। इस नाम से भी हम जानते हैं वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट, एंड चेंज इन डिमांड मींस शिफ्टिंग। बच्चे, शिफ्टिंग इज डिफरेंट थिंग, मूवमेंट इज डिफरेंट, है ना। तो डिमांड कर्व शिफ्ट कब होगा और डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होगी, सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होगी, ऊपर या नीचे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो हम पढ़ेंगे। और शिफ्टिंग कब होगी, इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, उसके रीजंस क्या होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, टॉपिक को अच्छे से समझना बच्चों। जितना आराम से तसल्ली से आप समझोगे ना, उतने एमसीक्यू बहुत स्मूथली आप कर पाओगे बच्चे। ठीक है, चलिए, टॉपिक इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है बच्चे, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में और मूवमेंट में बहुत ही डिफरेंस है। तो अभी आप लोग देखें कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, रीजंस क्या है बच्चों। ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है बच्चों, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये टॉपिक हमारा आज का है। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, आपने डिमांड के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े, डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, तो वहां यह पढ़ा कि डिमांड में जो चेंज आता है बच्चों, या तो वो प्राइस ऑफ अ गिवन गुड के चेंज होने की वजह से आता है, और अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, हम बात करते थे। अगर प्राइस ऑफ अ गिवन गुड हम चेंज करते हैं तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, सेटेरिस पैराबिस, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। बिकॉज अगर मैं प्राइस ऑफ गिवन गुड के साथ साथ कोई अदर फैक्टर भी चेंज कर देता हूं तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाता है ना। इस टॉपिक में लॉ ऑफ डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर डिमांड में चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, मेरा फोकस, मेरा स्ट्रेस किस पे है बच्चों, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड।
जिस कॉमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसी के प्राइस अगर चेंज हो रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा अदर फैक्टर्स की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं प्राइस ऑफ गिवन गुड की। अगर डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, उसको बोलेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। समझ में आया बच्चों? मींस अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। इस टॉपिक में हम नहीं बात कर रहे अदर फैक्टर्स की, दे आर बीइंग कांस्टेंट, रिलैक्स्ड। ओके, चलिए। व्हेन क्वांटिटी डिमांड changes due to change in price of ध्यान देना बच्चा, चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड। ठीक है, अगर डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, उसे हम लोग बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड। ध्यान रखना बच्चों, चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं उसको क्या, और इट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस मीनिंग में साथ साथ मैं लिख रहा हूं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, जब डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, ठीक है, PX की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसे बोलेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या फिर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। यहां तक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या व्हाट इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट क्यों, इसका लॉजिक आपको विद इन 5 मिनट समझ में आ जाएगा मैं इसको मूवमेंट क्यों बोल रहा हूं बच्चों। जब टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, अब देखना कि वहां मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व पे या नहीं, और मूवमेंट हो रही है तो कौन सी हो रही है, आपको समझ में आएगा कि मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मूवमेंट क्यों बोल रहा हूं। और प्राइस के चेंज होने से ही होती है मूवमेंट। अगर आप डिमांड को अदर फैक्टर्स के चेंज होने से चेंज करोगे ना, मूवमेंट नहीं आएगा वहां। वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी इस पे ध्यान दीजिए। यहां आपको सिर्फ ध्यान देना इस बात पे कि डिमांड में चेंज जो आ रहा है बच्चा, वो सिर्फ प्राइस ऑफ गिवन गुड से चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। ठीक है, चलो अभी आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पे। टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बच्चा, टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बच्चों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। डिमांड में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, वो 2 तरह का चेंज आएगा। या तो डिमांड बढ़ेगी बच्चों, या डिमांड कम होगी। नंबर 1, अगर डिमांड बढ़ेगी उसको मैं बोल रहा हूं बच्चों एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या मैं एक्सटेंशन भी बोल सकता हूं। एक्सपेंशन एक्सटेंशन बोथ आर सेम थिंग्स इन नेम्स। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। दूसरा बच्चों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है बच्चों? ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बच्चों एक्सपेंशन मींस क्या होता है? एक्सपेंशन मींस होता है बच्चों डिमांड का बढ़ना। व्हेन क्वांटिटी डिमांड
when quantity demand rise, when quantity demand rise due to fall in price. बच्चे ध्यान देना, when quantity demand rise due to fall in price, keeping other factors constant, keeping other factors constant. अगर डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, बच्चे आपको चेंज वर्ड यूज नहीं करना है। डिमांड बढ़ती है कब? जब प्राइस फॉल होता है। चेंज मतलब तो राइज और फॉल दोनों हो सकता है ना। When demand arise due to fall in price, it is called expansion of demand, keeping other factors constant. ठीक है बच्चों, अब इसी एक्सपेंशन को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड कर्व। सबसे पहली चीज, कॉलम बनाते हैं दो, एक प्राइस और दूसरा क्वांटिटी डिमांड। एक प्राइस और दूसरा क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स। ठीक है बच्चा, प्राइस मान लीजिए बच्चों, प्राइस मान लीजिए बच्चों 10 से 5 रुपीज पर यूनिट हो गया। जब प्राइस 10 था तो कंज्यूमर मान लीजिए 20 यूनिट्स बाय करता था। अब जैसी प्राइस फॉल हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड विल इंक्रीज। मान लीजिए बच्चों फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स, 20 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स। आप क्या देख रहे हो बच्चों कि प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है बच्चों, 20 से 40 हो रही है। ओके, इसको आप बोलेंगे क्या? इसको आप बोलेंगे बच्चों एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसी टेबल को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं बच्चों, इसी टेबल को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं बच्चों, तो क्या शेप होगी डिमांड कर्व की? ठीक है, डिमांड कर्व की क्या शेप होगी? प्लस मूवमेंट होगी तो कैसी होगी? ध्यान देना बच्चों, आपको बनाना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपने बना लिया। एक्स एक्सिस पे आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों? क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑन एक्स एक्सिस। यहां आप लिखेंगे बच्चों वाई एक्सिस पर प्राइस। उसके बाद जब प्राइस आपका 5 और 10 है, आप डिमांड शो कर देंगे यहां बच्चों 20 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स। ओके बच्चा, जब प्राइस 10 था तो डिमांड आपकी 20 यूनिट्स थी। प्राइस 10 था तो डिमांड आपकी 20 यूनिट्स थी बच्चों। दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ए है बच्चों। जब प्राइस 10 से 5 हुआ बच्चों, जब प्राइस 10 से 5 हुआ तो डिमांड 20 यूनिट से बढ़कर 40 यूनिट्स हो गई बच्चा। दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो आप क्या देख रहे हो बच्चों कि आप जब ए और पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक कर्व मिलता है। इस कर्व को आप बोलते हो डी डी, डिमांड कर्व। आपने क्या देखा बच्चा कि मूवमेंट हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इस मूवमेंट को आप बोलते हैं बच्चों डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हो बच्चों? डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आप क्या देख रहे हो? बोलो बच्चों कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में जो मूवमेंट होती है बच्चा वो डाउनवर्ड होती है। कितना समझ में आप लोगों को? बोलो। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मींस व्हेन डिमांड राइज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। आपके सामने डायग्राम और टेबल है। तो आप क्या देख रहे हो? बोलो बच्चों, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है या नहीं? बोलो। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है या नहीं? बोलो बच्चों। ऑब्वियस इनवर्स रिलेशन आ रहा है तो यहां लॉ ऑफ डिमांड भी एप्लीकेबल है, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आया है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है बच्चों। तो लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल है। खत्म हो गया एक्सपेंशन आपका। अब कॉन्ट्रैक्शन की बातें करेंगे। तो एक्सपेंशन का रीजन क्या एमसीक्यू बनेगा? एक्सपेंशन का रीजन क्या है? अब बोलोगे एक्सपेंशन का एक ही रीजन है सर, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन गुड। ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन गुड इज रीजन। ठीक है, ये रीजन है। उसके बाद आते हैं बच्चों सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है बच्चों? इसका अपोजिट एग्जैक्टली। अपोजिट क्या? व्हेन क्वांटिटी डिमांड, बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, कम होना, है ना? कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, है ना? कॉन्ट्रैक्शन मीन्स व्हेन क्वांटिटी डिमांड फॉल ड्यू टू, when quantity demand fall due to rise in price of given good, rise in price of given good। बच्चों ध्यान देना, rise in price of given good, not other goods। बच्चों given good, इस वर्ड पे ध्यान दो। अगर प्राइस बढ़ेगा और डिमांड फॉल होगी, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक बात ध्यान रहे, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, हमेशा बोलूंगा यहां पे मैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है? ये बात आपको नहीं भूलनी बच्चों। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में रीजन जो है वो प्राइस है, वो भी गिवन गुड का, तो अदर फैक्टर की बातें हम नहीं कर रहे हैं। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चा? इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को भी आप प्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड कर्व, शेड्यूल एंड कर्व। चलिए सबसे पहली चीज हम बात करते हैं शेड्यूल की। तो आप कॉलम बनाएंगे दो, पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी डिमांड। प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, आप मीनिंग में देख पा रहे हो, तो प्राइस इंक्रीजेस। मान लीजिए बच्चों प्राइस बढ़ गया फ्रॉम 10 रुपीज टू 20 रुपीज, और डिमांड फॉल मान लीजिए 40 यूनिट्स टू 20 यूनिट्स। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड आपका फॉल हो रहा है। आप जब ग्राफ बनाएंगे, बोलो बच्चों, जब ग्राफ बनाएंगे तो आप प्राइस को इंक्रीज करके दिखाएंगे और क्वांटिटी डिमांड को आप डिक्रीज करके दिखाएंगे। वो क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो? वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है? चलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगेन यहां लिखेंगे आप क्वांटिटी डिमांड, उसके बाद प्राइस, ठीक है? प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों 10 रुपीज से 20 रुपीज। पहले प्राइस 10 था, फिर 20 हो गया। जब प्राइस 10 था बच्चों, तब जो डिमांड थी वो 40 यूनिट्स की थी बच्चों, 40 यूनिट्स, ठीक है? यहाँ 20, यहाँ 40, मिस्टेक हो जाता है बच्चा। जब प्राइस 10 था बच्चों, तो डिमांड थी आपकी 40 यूनिट्स, और जब प्राइस इंक्रीज हो गया बच्चों 10 से 20 हो गया, तो डिमांड जो है वो 40 यूनिट से 20 यूनिट्स होगी। तो आप पहले पॉइंट ए पे यहां थे, अब पॉइंट बी पे आ गए आप। इट मींस यहां भी मूवमेंट है, लेकिन ए से भी जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है बच्चों। मतलब कि जो मूवमेंट है वो ए से बी अपवर्ड मूवमेंट है, आप देख पा रहे होंगे। इसे बोलोगे आप अपवर्ड मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट बच्चों? अपवर्ड मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में जो मूवमेंट होती है बच्चों वो अपवर्ड होती है। मैंने आपको कहा था कि आपको लास्ट में समझ में आएगा डायग्राम टेबल बनाने के बाद कि इसको हम मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जहां रीजन होता है प्राइस ऑफ गिवन गुड का चेंज होना, वहां डिमांड एक्सपांड यानी एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सपांशन में आपने देखा कि मूवमेंट जो थी ए टू बी, वो मूवमेंट बच्चों अपवर्ड थी, सॉरी डाउनवर्ड थी, ये आपने देखा। और जब कॉन्ट्रैक्शन किया, प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल, तो मूवमेंट कैसी है बच्चों? अपवर्ड। तो एक्सपेंशन में कैसी मूवमेंट बच्चों? डाउनवर्ड, और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड। इस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हो। एमसीक्यू आएगा, आप सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक में हमने सिर्फ प्राइस की बात की है। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चा? चलो इसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज चेंज इन डिमांड। अब तक जो पढ़ा हमने वो क्या था बच्चों? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब जो टॉपिक है बोलो बच्चों वो क्या है? वो है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, ठीक है बच्चों? इस टॉपिक को आप नाम दे सकते हो एक और, वो क्या है? शिफ्ट इन डिमांड।
कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी शिफ्टिंग कैसे होगा आप देखिएगा, रीजन बदल जाएंगे। अब तक जो रीजन था वो प्राइस था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में अब जो रीजन है वो बदल जाएगा। तो यहां पर जो रीजन होगा बच्चों, चेंज इन डिमांड का जो रीजन होगा उस पर ध्यान देना, वो क्या होगा? रीजन होगा बच्चों चेंज इन अदर फैक्टर्स। चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स मींस बच्चों प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं। तो लिख रहा हूं यहां पर कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट। यहां प्राइस ऑफ गिवन गुड की बात नहीं होगी, वो हम कांस्टेंट कर देंगे। कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट। बच्चों डिमांड में जो चेंज आता है ना, वो सिर्फ प्राइस ऑफ गिवन गुड से नहीं आता है। आप लोगों ने डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं बच्चों, कौन कौन से पढ़े रिवाइज करें एक बार। प्राइस ऑफ गिवन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें बड़ा आपने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ बायर आपने पढ़ा। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपने पढ़ा। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पढ़ा। ये सब कुछ आपने पढ़ा डिमांड के फैक्टर्स में, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स में। उसके अलावा मार्केट डिमांड के भी फैक्टर आपने पढ़े, सीजन वेदर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे फैक्टर्स, मतलब प्राइस ऑफ गिवन गुड के अलावा जो भी फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो सारे फैक्टर कौन से फैक्टर है बच्चों? अदर फैक्टर्स। अगर उनके चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, उसको मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं बोलूंगा, उसे मैं बोलूंगा बच्चों चेंज इन डिमांड। क्या बोलूंगा बच्चों? चेंज इन डिमांड। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे कि चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, बहुत सिंपल मीनिंग है। व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू change in other factors, due to change in other factors, keeping price constant। कौन सा प्राइस? प्राइस ऑफ गिवन गुड। कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट। तो सर डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से आ रहा है। प्राइस ऑफ गिवन गुड जो है वो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो चेंज इन डिमांड को भी मैं दो टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड। क्या बच्चों? इंक्रीज इन डिमांड। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं चलेगा, अब वो नेक्स्ट टॉपिक पिछले टॉपिक में था। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। बढ़ना और कम होना यहां पर भी है, वहां पर भी था। वहां रीजन प्राइस ऑफ गिवन गुड था तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन था। यहां रीजन अदर फैक्टर्स हैं, तो रीजन अदर फैक्टर्स हैं तो नाम बदल गया, इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। नाउ इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में फर्क क्या है समझ में आएगा आपको भी। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या था? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस। इंक्रीज क्या है? व्हेन डिमांड राइज, जब डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू सम फेवरेबल अदर फैक्टर्स। कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स जिनमें फेवरेबल चेंज आया हो। सर व्हाट इज फेवरेबल? बच्चों अगर टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट किसी कॉमोडिटी के लिए फेवरेबल है, उसकी डिमांड को बढ़ाएगा, यस और नो? बढ़ाएगा। कोई चीज फैशन में, फैशनेबल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू फैशन, फेवरेबल चेंज इन फैशन, डिमांड बढ़ेगी या नहीं? बोलो सर, बढ़ेगी। मैं कहीं भी प्राइस ऑफ गिवन गुड की बात नहीं कर रहा हूं, डिमांड फिर भी बढ़ रही है, बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, वो भी फेवरेबल, इसको बोलूंगा मैं इंक्रीज इन डिमांड। ओके, इसका अपोजिट सुनो बच्चों, अगर जो डिमांड में चेंज आया है वो अनफेवरेबल चेंज है, जो चीज फैशन में नहीं है, फैशन चला गया, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिक्रीज है, क्योंकि प्राइस ऑफ गिवन गुड से होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है तो वो इंक्रीज और डिक्रीज है बच्चा। चलिए ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। अभी सिर्फ ओरली समझाया, अब लिखता हूं और सुनना और देखना बच्चों ध्यान से कि मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड। नंबर वन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, आराम से समझो।
इंक्रीज इन डिमांड। When quantity demand rise due to change in other factors। अब अदर फैक्टर में जो चेंज होता है ना बच्चों, वो दो तरह का होता है। हम यह बात कर रहे हैं फेवरेबल चेंज की। किसकी बात कर रहे हैं? फेवरेबल चेंज की, जिससे डिमांड इंक्रीज होगी। हम अनफेवरेबल की बात कर ही नहीं रहे अभी, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है जो लिखनी है आपको यहां, कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट। गिवन गुड की बात में कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी बात हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में करते हैं बच्चों, तो वो कांस्टेंट है। जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं बच्चा, अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल पे ध्यान दो कि मैं प्राइस ऑफ गिवन गुड को चेंज करता हूं या नहीं। ऑब्वियस चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइस ऑफ गिवन गुड से चेंज नहीं आ रहा है। यहां पे जो चेंज आ रहा है वो अदर फैक्टर से चेंज आ रहा है। तो आप जब टेबल बनाएंगे ध्यान रखें कि आपको प्राइस को बच्चा कांस्टेंट रखना है। प्राइस को आपको कांस्टेंट रखना है और डिमांड बढ़ रही है। सर ऐसा कैसे हो गया, प्राइस कांस्टेंट है डिमांड बढ़ गई? बच्चों, डिमांड में चेंज सिर्फ प्राइस से आता है क्या? नो सर, डिमांड में चेंज अदर फैक्टर से भी आ सकता है। तो वही है बच्चों यहां पे, इसीलिए प्राइस मैंने क्या रखा? कांस्टेंट रखा, ठीक है बच्चे। तो अब जब आप ग्राफ बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, तो डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो शिफ्ट होगा या मूव, आप ध्यान से देखेंगे बच्चा। वो शिफ्ट होगा या मूव, आप ध्यान से देखेंगे। पहले हमने देखा मूवमेंट थी, ठीक है, एक्सपेंशन में थी डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट। अब यहां देखें कि क्या होता है। टेबल से बनाएंगे ग्राफ को, तो एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स पे लिखेंगे आप क्वांटिटी डिमांड, और वाई पे आप लिखेंगे बच्चों प्राइस, ठीक है। यहां पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ रही है फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स, 20 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स। चलिए, जब प्राइस आपका 10 था तो डिमांड थी 20 यूनिट्स, ये हमने बना दिया। जब प्राइस कांस्टेंट ही है, मान लो फैशन में जो चेंज आया वो फेवरेबल है, कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल चेंज हुआ है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो ऑब्वियस वो डिमांड बढ़ाएगा। नॉर्मल गुड्स की बात करें अगर हम, तो वो सब केसेस हो रहे हैं। तो प्राइस की बात तो नहीं हो रही, डिमांड फिर भी बढ़ गई, तो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, वो भी फेवरेबल चेंज, तो आपकी डिमांड तो बढ़ गई 20 से 40 यूनिट्स, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। तो आपका जो डिमांड कर्व बनेगा बच्चों, जो पहले वाला डिमांड कर्व था इनिशियल, जब प्राइस 10 था और डिमांड 20 थी, वो तो ये था बच्चा। अब जो आपका नया डिमांड कर्व बनेगा बच्चों, न्यू डिमांड कर्व, वो आपका जो न्यू डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया बच्चा, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो आपने नाम दिया डी और इसको नाम दिया D1 D1। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? आप ए से बी पॉइंट पर जा रहे हो, लेकिन यहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, यहां शिफ्टिंग है। आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया बच्चा। कहां शिफ्ट हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, फ्रॉम डी टू D1 D1। इसको बोलेंगे आप इंक्रीज इन डिमांड। अब आपको बताऊंगा मैं कि इंक्रीज इन डिमांड के क्या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बच्चों। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का रीजन एक ही था, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड के रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड जो यहां चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो अदर फैक्टर्स से इंक्रीज हो रही है, और अदर फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। तो सर रीजंस क्या हैं इंक्रीज इन डिमांड के? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड? तो आपके रीजंस मल्टीपल हो जाएंगे बच्चों। आपको ध्यान देना है कि कौन से अदर फैक्टर्स में कैसा चेंज हो कि डिमांड इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज नहीं बच्चों, इंक्रीज हो जाए। अभी इंक्रीज की बातें कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए, तो अब पढ़ते हैं
व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड? व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड? ध्यान देना बच्चों, सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है वो क्या है। एक बार आपको मैं बता देता हूं बच्चों कि डिमांड जो था वो फंक्शन था इसका, प्राइस ऑफ गिवन गुड का। इसकी बात तो हम अभी करेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि ये प्राइस ऑफ गिवन गुड है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट डिमांड के रीजंस थे, फंक्शन फैक्टर्स थे, वो क्या थे? साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन, उसके बाद सीजन एंड वेदर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, अब प्राइस को छोड़ के जो भी फैक्टर्स हैं, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं, इनमें ऐसा कुछ फेवरेबल चेंज हो कि डिमांड बढ़ जाए, तो रीजन बन जाएगा इंक्रीज इन डिमांड का, सिंपल। ओके, तो इसको तो आप भूल जाओ बच्चों, प्राइस ऑफ गिवन गुड को। अभी बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बच्चों दो गुड्स आती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पता है आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा क्या होगा कि डिमांड इंक्रीज हो जाए? एक गुड के प्राइस चेंज हो, तब राइज हो या फॉलो, आपको बताना है। दूसरे की डिमांड बढ़ जाए, इंक्रीज पढ़ रहे हैं तो इंक्रीज के रीजन बताएंगे, डिक्रीज के नहीं बच्चों। टी एंड कॉफी, टी के प्राइस में ऐसा क्या चेंज होगा कि कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाए? टी के प्राइस में ऐसा क्या चेंज होगा कि कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाए? सर सोचिए, अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं, अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। इंक्रीज हुआ क्या नहीं हुआ? तो इंक्रीज इन डिमांड में आपको क्या बताना है कि गिवन गुड की जो डिमांड है वो बढ़ कब रही है? जब उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ रहे हैं, राइट? मान लीजिए गिवन गुड इज कॉफी, कॉफी की डिमांड कब बढ़ेगी? जब उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि टी, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो मैं लिखता हूं राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। एग्जाम्पल देता हूं, अगर टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी बच्चों। रीजन किसका हुआ? इंक्रीज का। आया बच्चों समझ? बोलो। अब बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी अदर फैक्टर्स में आते हैं बच्चों। कार एंड पेट्रोल, मान लीजिए पेट्रोल इज गिवन गुड, पेट्रोल की डिमांड में कब इंक्रीज होगा? जब कार के प्राइस राइज होंगे या फॉल, आपको ये बताना है। पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज तब होगी जब कार के प्राइस फॉल होंगे सर, तो आपको फॉल लिखना है। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एग्जाम्पल, कार के प्राइस जब फॉल होंगे बच्चों तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी सर। रीजन किसका हुआ? इंक्रीज। दोनों में डिमांड बढ़ रही है, यहां पर पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है और सब्स्टिट्यूट में कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। रीजन क्या है? राइज इन प्राइस ऑफ टी यानी सब्स्टिट्यूट, और यहां रीजन है फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कार के प्राइस फॉल। तो ऐसे आपको रीजन देने हैं, स्पेसिफिक रीजन। चेंज वर्ड यूज नहीं करना बच्चों, चेंज में दोनों आ सकता है, राइज और फॉल। मैंने राइज लिखा या फॉल लिखा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट फैक्टर इनकम होता है बच्चों। तो इनकम में कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या ऐसा चेंज होगा कि डिमांड बढ़ जाए? आप बोलते हो सर इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी। मैं बोलता हूं बच्चों इनकम कम होने से भी डिमांड बढ़ सकती है अगर गुड इंफीरियर है तो आपको स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस गुड की बात कर रहे हैं, नॉर्मल या इंफीरियर। देखो मैं क्या लिखता हूं, राइज इन इनकम ऑफ बायर, राइज इन इनकम ऑफ बायर, राइज इन इनकम ऑफ बायर ब्रैकेट में इन केस ऑफ
नॉर्मल गुड, क्योंकि अगर गुड नॉर्मल है तभी डिमांड बढ़ेगी अगर इनकम बढ़ती है तो। बोलो बच्चों सही है या नहीं? तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब इनकम में फॉल होगा बच्चों। तो आप क्या लिखोगे? फॉल इन इनकम, फॉल इन इनकम ऑफ बायर when good is inferior, when a good is inferior। ठीक है बच्चों, आया समझ? तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम फॉल होनी चाहिए और नॉर्मल गुड के केस में इनकम राइज होनी चाहिए। ये सारी रीजन किसके हैं बच्चों? इंक्रीज इन डिमांड के। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, अगला रीजन टेस्ट प्रेफरेंस होता है। तो टेस्ट में कैसा चेंज? आप बोलोगे बच्चों फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो डिमांड बढ़ेगी। अगला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में किसी गुड के प्राइस क्या होंगे कि आज प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज हो जाए। आप क्या बोलोगे बच्चों? अगर फ्यूचर में किसी भी गुड का प्राइस मान लो आपको एक्सपेक्ट है कि बढ़ने वाला है, किसी भी बायर को एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ती है कि नहीं? यस सर। तो आप क्या लिखोगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, आने वाले समय में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड इंक्रीज ही होगी बच्चा। तो सारे रीजन किसके हैं बच्चों? इंक्रीज इन डिमांड के। यहां तो हो गए खत्म ये फैक्टर्स। मार्केट डिमांड के फैक्टर भी आप लिख सकते हो यहां पर। इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिमांड बढ़ेगा बच्चों, बहुत सिंपल है, तो ऑब्वियस ही बात है। उसके अलावा लिखोगे आप फेवरेबल चेंज इन सीजन एंड वेदर, फेवरेबल चेंज इन सीजन एंड वेदर। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अगर सीजन विंटर है, अगर सीजन विंटर है तो वूलन क्लोथ्स की डिमांड इंक्रीज होगी। तो वूलन क्लोथ्स की डिमांड इंक्रीज कब होगी? उसके लिए फेवरेबल सीजन क्या है? वूलन क्लोथ्स की डिमांड के लिए फेवरेबल सीजन इज विंटर। तो फेवरेबल चेंज इन सीजन एंड वेदर लिख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट इज अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो तो डिमांड बढ़ती है बच्चों। रिच भी डिमांड कर सकता है, पुअर भी कर सकता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपको सारे फैक्टर्स पहले से आते हैं तो आप ये रीजंस आसानी से समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। इसीलिए बोलता है कि पिछली क्लास वाला रिवाइज करके आया करो, तभी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी बच्चों। लास्ट क्लास वाला दोबारा तो नहीं कराया जाएगा ना, जस्ट रिवाइज करा सकते हैं। आपको सारा का सारा पहले वाला रिवाइज करके रखना है, तभी आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करो बच्चों, अच्छा लगता है। चलिए, हमने कंप्लीट किया अब तक सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में हुआ बच्चों आपका राइटवर्ड शिफ्ट। एक्सपेंशन में हुआ था कौन सा मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट। इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट। अब पढ़ेंगे व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड, व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड। चलिए, डिक्रीज इन डिमांड। बच्चा बहुत सिंपल है, अब इंक्रीज समझ चुके हो तो डिक्रीज में दिक्कत नहीं आने वाली। व्हेन क्वांटिटी डिमांड फॉल मतलब डिक्रीज ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला बच्चों अनफेवरेबल। जब अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज होगा तो ऑब्वियस डिमांड कम होगी, उसे डिक्रीज बोलेंगे। तो जैसे कि अगर किसी कॉमोडिटी के लिए उसका फैशन या उसका टेस्ट फेवरेबल नहीं है तो ऑब्वियस डिमांड उसकी कम हो जाएगी बच्चों। कंज्यूमर की इनकम फॉल हो गई, गुड नॉर्मल है, डिमांड कम हो जाएगी, डिक्रीज। कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, गुड इंफीरियर है, डिमांड क्या होगी?
डिक्रीज। कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट, ये बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों। यहां इंक्रीज और डिक्रीज में जो प्राइस है गिवन गुड का वो कांस्टेंट रहता है। मतलब कि इस टॉपिक में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, समझ में आ? मतलब कि इस टॉपिक में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है गिवन गुड के। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस ऑफ गिवन गुड बढ़ना चाहिए तो डिमांड फॉल होगी, प्राइस ऑफ गिवन गुड फॉल होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी, है ना। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलिए टेबल पे आते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड को कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आप लिखेंगे यहां पर। प्राइस कांस्टेंट रखेंगे बच्चा, डिमांड को आप दिखाएंगे कम करके, क्योंकि डिक्रीज की आप बात कर रहे हैं 20 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स। इसी को आप एक ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान देना। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे बच्चों। उसके बाद आप एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हो बच्चों, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे क्या लिखते हो बच्चों, प्राइस। प्राइस तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि आप अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज दिखा रहे हैं। जब प्राइस 10 था तो डिमांड क्या थी बच्चों, जब प्राइस 10 था डिमांड थी आपकी कितने यूनिट्स बच्चों, आपकी डिमांड थी 20 यूनिट्स। कितनी थी, 20 यूनिट्स। थोड़ा सा आगे दिखाओ ताकि डिक्रीज कर सको, 20 यूनिट्स। जब अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज हुआ, जब अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज हुआ तो डिमांड आपकी फॉल हो गई फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स बच्चा। तो आप पॉइंट ए से बी पर शिफ्ट हो गए। आपका डिमांड कर्व पहले ये था डी, ओके, डी। अब जो नया डिमांड कर्व आया बच्चा वो आपका आया D1, जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के बाद नया डिमांड कर्व आया। तो मैं बोल सकता हूं कि डिक्रीज इन डिमांड में या इंक्रीज इन डिमांड में आपका डिमांड कर्व न्यू आता है बच्चों, न्यू डिमांड कर्व आता है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो डिक्रीज इन डिमांड में आपने क्या सीखा कि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अब अगर आपसे पूछते हैं बच्चों कि क्या रीजंस है डिक्रीज इन डिमांड के, तो रीजंस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, तो आप क्या बोलेंगे कि जो रीजंस इंक्रीज के थे उसको अपोजिट कर दो सर, ठीक है। ऊपर जो रीजन है आप देखिए क्या रीजन थे, उसको अपोजिट करेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले हमने लिखा था राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ये लिखा था ना, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर मैं राइज की जगह फॉल बोलूं, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर टी के प्राइस फॉल होंगे कॉफी की डिमांड भी फॉल हो जाएगी, डिक्रीज का रीजन है बच्चों। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में लिखा आपने फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आप बोलते हो राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कार के प्राइस राइज होंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी सर, डिक्रीज का रीजन बन गया, अपोजिट करना है। फिर लिखा हमने राइज इन इनकम, अगर गुड नॉर्मल है तो। अब मैं बोलता हूं फॉल इन इनकम इफ अ गुड इज नॉर्मल, डिमांड डिक्रीज होगी बच्चों। नेक्स्ट है फॉल इन इनकम अगर गुड इंफीरियर है तो। अब मैं बोलता हूं इनकम अगर बढ़ेगी और गुड इंफीरियर है और इनकम बढ़ गई तो डिमांड इंफीरियर की कम हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हुआ। ऐसे ही अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, यहां राइज लिखा था, फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो डिमांड प्रेजेंट में कम हो जाएगी, डिक्रीज लिख देंगे यहां पे। इसके एग्जैक्ट वाइस वर्सा रीजन है, उल्टे अपोजिट है। पॉपुलेशन का साइज कम होगा, ये लिखा पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का साइज कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो रीजन बन गए किसके, लेफ्टवर्ड शिफ्ट के या फिर डिक्रीज इन डिमांड के, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है।
अभी हम नोट्स पे आते हैं बच्चों, नोट्स में आते हैं और देखो नोट्स में कि क्या लिखा है। When quantity demand of a commodity changes due to change in price, keeping other factors constant, known as change in quantity demand या फिर movement along demand curve। बच्चों समझ में आ गया आपको? दो इसके टाइप हैं। पहला टाइप क्या है बच्चों? एक्सपेंशन। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन क्या होता है? डिमांड का बढ़ना ड्यू टू फॉल इन प्राइस। बहुत सिंपल है। एक्सटेंशन बोल सकते हो, एक्सपेंशन बोल सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। एक बात और इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ये टॉपिक जो चल रहा है बच्चा, वो टॉपिक चल रहा है क्वांटिटी डिमांड में चेंज। अगर मैं बोलता हूं इंक्रीज, चेंज के दो मतलब है बच्चों, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। अगर मैं बोलता हूं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड तो वो एक्सपेंशन ही है बच्चा, वो एक्सपेंशन ही है। समझ रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड तो वो एक्सपेंशन ही है, क्योंकि यहां क्वांटिटी डिमांड लिखा है बच्चों। अगर खाली इंक्रीज इन डिमांड लिखा होता तो वो चेंज इन डिमांड का पार्ट होता, इंक्रीज इन डिमांड ओनली। यहां क्वांटिटी डिमांड लिखा है, बहुत फर्क है, ध्यान देना, इससे एमसीक्यू गलत होते हैं। ठीक है बच्चों, करेंगे एमसीक्यू में इस चीज को। फिर आपका आता है एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन मींस डिमांड जब फॉल ड्यू टू राइज इन प्राइस होती है, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं इसको? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, नॉट डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, मूवमेंट कैसी है यहां? अपवर्ड। ओके, अपवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा अभी हमने, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। रीजन क्या दिया? जब डिमांड में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद रीजन ये लिखे हुए हैं दोनों के, इंक्रीज के भी और डिक्रीज के भी। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो यहां लिखा है इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद रीजन मेंशन है आपको इंक्रीज इन डिमांड के, डिक्रीज इन डिमांड के अलग से, जो ऊपर लिखे थे। और यहां पर इंक्रीज इन डिमांड में बच्चों मूवमेंट, सॉरी, शिफ्टिंग कौन सी है? तो आप बोलोगे राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, दिख रहा है आपको यहां पर डिमांड कर्व में। और डिक्रीज में कौन सी शिफ्टिंग है बच्चों? आप बोलोगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप अगर रीजंस पे आते हैं तो रीजन आपको दिए हुए हैं ऊपर, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के रीजंस। अब शिफ्ट का मतलब राइट भी और लेफ्ट भी दोनों हो सकता है। चेंज का मतलब दो होता है, या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। अगर राइज हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस तो डिमांड क्या होगी बच्चों? इंक्रीज। अगर फॉल हुआ तो डिक्रीज। इस तरह से आप इनको अपने आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे यहां पे कि क्या लिखना है। ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन का साइज अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, कम होगा तो डिमांड कम, डिक्रीज का रीजन बन जाएगा। तो आपको यहां साइड में प्रैक्टिस करनी है नोट्स के अंदर कि क्या लिखना है। ओके, चलिए, ये हमारा टॉपिक था बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हमने बोला मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड को बोला शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दोनों के दो दो टाइप्स थे। मूवमेंट के दो टाइप्स थे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट। चेंज इन डिमांड का इंक्रीज डिक्रीज, राइट वर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। एमसीक्यूज बहुत सारे बनेंगे, ध्यान से करना बच्चों। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा बच्चों वो आएगा क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। क्रॉस डिमांड इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से करेंगे इसको। तो इस क्लास में, आज की क्लास में आपको जो दो टॉपिक कराए गए हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, इन्हें लर्न करिए। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्रॉस डिमांड क्या होता है। क्या क्या होता है क्रॉस डिमांड? वहां हम लोग पढ़ेंगे कि एक गुड का प्राइस दूसरी गुड की डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है और डिमांड में क्या चेंज आता है। जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बेस पे टॉपिक है। ठीक है, इनकम से भी पढ़ेंगे, प्राइस ऑफ अदर गुड से भी पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है, डिमांड कैसे चेंज होती है, इनकी डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे बच्चों
नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज की क्लास में जो भी किया रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज क्रॉस डिमांड। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।